फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। नई टॉपिक हमने कल भी शुरू किया था। हिस्ट्री का लेक्चर हमने बताया था। हिस्ट्री के सारे टॉपिक को हमने कवर किया था। हिस्ट्री के जो तथ्य थे हर मंथ जो आते हैं हमने जून से शुरू किया था, ताकि जो भी आगामी एग्जाम्स हैं, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं या जो आने वाले हैं, उन सब में परीक्षार्थी को बेहद या विद्यार्थी को बेहद फ़ायदा मिले। तो वन लाइनर करंट थे, फैक्ट थे हिस्ट्री के, जो नए हैं, जो किताब में हैं, जो पुराने हैं, सारे फैक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, रिवाइज करते चलिएगा और शेयर भी करते चलिएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं के लिए इतिहास एवं तथ्य। हमारा पहला फैक्ट क्या है? जहांगीर। जहांगीर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जहांगीर कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका शासनकाल कितने समय से कितने समय तक था। तो जहांगीर द्वारा बिशन दास को फारस भेजा गया। पहला क्वेश्चन है कि बिशन दास कौन था? पहला प्रश्न यही है। बिशन दास किसके शासनकाल में फारस भेजा गया? बिशन दास इंपॉर्टेंट क्यों है? बिशन दास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब्बास प्रथम जो फारस का राजा था, उसकी पेंटिंग के लिए बिशन दास को फारस भेजा गया। लेकिन किसके शासनकाल में भेजा गया था? जहांगीर के शासनकाल में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर बिशन दास का नाम उल्लेख है। दूसरा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। कल हमने आपको एक सातवाहन शासक के बारे में बताया था कि कवि वत्सल की उपाधि किस सातवाहन शासक के द्वारा धारण की गई, तो वो हाल था। हाल नामक सातवाहन शासक के द्वारा कवि वत्सल की उपाधि धारण की गई थी। तो उसी तरीके से गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन शासक था। इसके द्वारा शक, यवन, पल्लव, निदूषण और त्रिसमुद्र तो या पीतवाहन की उपाधि धारण की गई। इसका मतलब होता है कि शक, यवन, पल्लव को इसने खत्म किया और तीनों समुद्र को इसने जीत लिया। तो ये दोनों उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा है बेलन घाटी। बेलन घाटी क्या होती है? बेलन घाटी हमने बताया था, अब आप हमारे वीडियो में देखिएगा, वहाँ पर नवपाषाण काल के समय हमने इसका उल्लेख किया है, मध्य पाषाण काल के समय, और प्राचीन जो इतिहास पढ़ा रहे हैं वहाँ पर अभी यही टॉपिक चल रहा है। तो बेलन घाटी क्या है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तीनों कालों के साक्ष्य बेलन घाटी में मिले हुए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेलन घाटी कहाँ पर है, किस राज्य में है। चौथा है बड़ावली। बड़ावली की खुदाई 1973-74 में की गई थी। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो बड़ावली है वो कौन से राज्य में है? आपको टिक लगाना है हरियाणा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बड़ावली जो कि सिंधु सभ्यता का अवशेष जहाँ पर मिला हुआ है वो स्थान मौजूद है, दे देगा विकल्प में यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। तो आपको हरियाणा टिक लगाना है। पांचवा है समाहर्ता। समाहर्ता नामक अधिकारी, जैसे आज के आधुनिक युग में टैक्स इंस्पेक्टर होता है, वैसे समाहर्ता नामक अधिकारी जो है करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए जाना जाता है। उस पद का गठन इसी के लिए किया गया था जो कि करों का मूल्यांकन और संग्रहण कर सके। यह मौर्यकालीन नामक अधिकारी था। अभी हम मौर्यकाल पढ़ाते समय और भी वहाँ पर 18 अधिकारियों का उल्लेख है, तो उसको बताएंगे। बुद्ध द्वारा खुद के सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए, यानी बुद्ध जो नियम बनाते थे, जो उपदेश देते थे, जो सिद्धांत बनाते थे अपने आगामी पीढ़ी के लिए, आगामी पीढ़ी का मतलब अपने प्रचारकों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, उसका उल्लेख करने के लिए उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। ये भी पूछा जाएगा क्योंकि पाली भाषा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था बुद्ध द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1793 ईस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुई है, यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला शासक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस शासनकाल में, कौन से शासन में लागू हुआ? 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त है क्या? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते समय बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा संक्षेप में परिचय देना चाहेंगे कि जो इस्तमरारी बंदोबस्त है यानी अस्थायी बंदोबस्त है, वह एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, यानी कुछ खेत में, जो प्राचीन ब्रिटिश शासन था, प्राचीन ब्रिटिश व्यवस्था थी, उसमें भारत के 51% क्षेत्रों में यह लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। उसमें क्या था कि अगर सरकार ने निर्धारित कर दिया कि इतने क्षेत्रों से 10 रुपये या उपज के रूप में इतना निश्चित भाग सरकार को देना है, तो चाहे पैदावार हो या ना हो, अनाज बिके या ना बिके, चाहे 2 रुपये की पैदावार हो, लेकिन वो निश्चित रहता था, सरकार को आपको देना ही पड़ता था। तो ये अस्थायी बंदोबस्त होता है जो कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली एक विदेशी शासक था जो कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह का एक नया नाम, ये मोहम्मद शाह कौन था? मुगलकालीन शासक था। आपको इसका शासनकाल कमेंट बॉक्स में बताना है। मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या था? और रोशन अख्तर इसका नया नाम है, यानी मोहम्मद शाह का एक अन्य नाम रोशन अख्तर था। 11वां डायमेकस
डायमेकस कौन था? डायमेकस सीरिया का राजदूत था। वो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन था? मौर्यकालीन शासक था। तो मौर्य काल के शासक जो बिंदुसार थे, उसके शासनकाल में कौन आया था? सीरिया का राजदूत डायमेकस आया था। कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किरोरी राजस्व अधिकारी था। हमने यहाँ पर समाहर्ता लिखा है। समाहर्ता मौर्यकालीन अधिकारी है जो कि राजस्व को यानी कर को संग्रहण करता है और उसका मूल्यांकन करता है। लेकिन किरोरी क्या है? शेरशाह कालीन अधिकारी है। उस पद का गठन शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। और यह करता क्या है? राजस्व अधिकारी है। अकबर के शासनकाल में 33.5% उपज का भू राजस्व लिया जाता था। जो अकबर का शासनकाल था, आपको बताना है कर अकबर का पीरियड कब था, यानी अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, किस सन से किस सन तक था, और अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके शासनकाल में 33.5% उपज का भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। अब अगला है कि आगरा का निर्माण किसने कराया था। आपको बताना है कि आगरा का निर्माण किसने कराया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि 1504 ईस्वी में आगरा का निर्माण सिकंदर लोदी द्वारा कराया गया। लोदी वंश का शासक था। बम्बई को 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किया गया, यानी दहेज के रूप में 1661 ईस्वी में बम्बई द्वीप को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को प्रदान किया। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 25 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित हुआ। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है या उस पर टिक लगाना है कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह, कमेंट बॉक्स में नहीं, मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे ईयर्स दिए होंगे, 1956, 1856, इस हिसाब से 1861, 1878, तो आपको सीधा 1856 लगाना है। 25 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। नारायण के साथ विष्णु का तादात्म्य का प्राचीन उल्लेख बौधायन धर्मसूत्र से मिलता है। बौधायन धर्मसूत्र क्या है? प्राचीन ग्रंथ है, उसमें नारायण और विष्णु दोनों का एक साथ उल्लेख मिला हुआ है। भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक किसने माना? वेल्जेली ने माना। लॉर्ड वेल्जेली ने बैप्टिस्ट जो मशीनरियाँ थी वो भारत में अंग्रेजों की गतिविधियों को उजागर करती थी, इसीलिए वेल्जेली ने बैप्टिस्ट मशीनरियों को भारत में विनाशक के रूप में देखा या उसको माना। महाभारत को जो है फारसी अनुवादकों द्वारा रजम नामक शीर्षक दिया गया। महाभारत जैसे कि हिंदू शीर्षक है महाभारत, उसमें पूरी महाभारत का उल्लेख है, कौरव पांडवों का उल्लेख है, पूरे भारत में युद्ध का वर्णन है, कृष्ण और तरह तरह के बातों का वर्णन है, उसका शीर्षक महाभारत है। लेकिन रज्मनामा ये जो शीर्षक है किसके द्वारा प्रदान किया गया? और ये महाभारत ही है, फारसी अनुवादकों द्वारा प्रदान किया गया। अभी हमने कल बताया था आपको अथर्ववेद का फारसी अनुवादक किसने किया था, फारसी में संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था अथर्ववेद का। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। कल वाली वीडियो अगर ना आए तो कल वाली वीडियो देख करके बताइएगा और इसको रिवाइज करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जिनके पास सूचनाएं नहीं हैं या जो आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन तक पहुंच जाए। ये 2 महीने का करंट था, अर्थात जून, जुलाई और अगस्त का। हम नेक्स्ट डे यानी कल जो है 3 महीने का करंट लेकर के इसी तरीके से 1 लाइन जो इतिहास के करंट है वो लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए। ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।